पापा, कब तक आओगे? मेरी 6 साल की बेटी निकिता ने बड़े भरे मन से अपने पापा से लिपटते हुए पूछा। जल्दी आ जाऊंगा बेटा, बहुत जल्दी मेरी अच्छी गुड़िया। तुम मम्मी को तंग बिल्कुल नहीं करना। संदीप ने निकिता को बाहों में भरकर उसके चेहरे पर घिर आई लटों को पीछे धकेलते हुए कहा। अच्छा, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? बारबी, स्टेफी, शेली, लविंग काइन, कौन सी गुड़िया? कहते कहते उन्होंने निकिता को गोद में उठाया। संदीप की फ्लाइट का समय हो रहा था और नीचे टैक्सी उनका इंतजार कर रही थी। निकिता उनकी गोद से उतरकर बड़े बेमन से पास खड़ी हो गई। पापा, स्टेफी ले आना, निकिता ने ऊंचे स्वर में रोते से कहा। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं भी भावुक हो गई। मुझे रोना उसके पापा से बिछुड़ने का नहीं, बल्कि अपना बीता बचपन और अपने पापा के साथ बिताए चंद लम्हों के लिए आ रहा था। मैं भी अपने पापा से बिछड़ते हुए ऐसा ही कहा करती थी। संदीप ने अपना सूटकेस उठाया और चले गए। टैक्सी पर बैठते ही संदीप ने हाथ उठाकर निकिता को बाय कहा। वह अचानक बिफर पड़ी और धीरे से बोली, स्टेफी नेवी मिले तो कोई बात नहीं, पर पापा जल्दी आ जाना। ने जाने अपने मन पर कितने पत्थर रखकर उसने याचना की होगी। मैं उस पल को सोचते हुए रो पड़ी। उसका ये एक एक क्षण और बोल मेरे बचपन से कितना मेल खाते थे। मैं भी अपने पापा को बहुत प्यार करती थी। जब वे मुझसे कुछ दिनों के लिए बिछुड़ते, मैं घायल हिरनी की तरह इधर उधर सारे घर में चक्कर लगाती। मम्मी मेरी भावनाओं को समझकर भी नहीं समझना चाहती थी। पापा के बिना सब कुछ थम सा जाता था। बरामदे से कमरे में आते ही निकिता जोर जोर से रोने लगी और पापा के साथ जाने की जिद करने लगी। मैं भी अपनी माँ की तरह जोर का तमाचा मारकर निकिता को चुप करा सकती थी, क्योंकि मैं बचपन में जब भी ऐसी जिद करती तो मम्मी जोर से तमाचा मारकर कहती, मैं मर गई हूँ क्या, जो पापा के साथ जाने की रट लगाई बैठी हूँ? पापा नहीं होंगे तो क्या कोई काम नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा? किंतु मैं जानती थी कि पापा के बिना जीने का क्या महत्व होता है। इसलिए मैंने कसकर अपनी बेटी को अंक में भींच लिया और उसके साथ बेडरूम में आ गई। रोते रोते वे तो सो गई, पर मेरा रोना जैसे गले में ही अटक कर रह गया। मैं किसके सामने रहूं? मुझे अब कौन बहलाने फुसलाने वाला है? मेरे बचपन का सूर्य अस्त तो सूर्योदय से पहले ही हो चुका था। उसको धमकियां देते देते मैं भी उसके साथ बिस्तर में लेट गई। मैं अपनी यादों से बचना चाहती थी। आज फिर पापा की धुंधली यादों के तार मेरे अतीत की स्मृतियों से जुड़ गए। पिछले 15 वर्षों में ऐसा कोई दिन नहीं गया था जिस दिन मैंने पापा को याद न किया हो। वे मेरे वजूद के निर्माता भी थे और मेरी यादों का सहारा भी। उनकी गोद में पली बड़ी, प्यार में नहाई, उनकी ठंडी मीठी छांव के नीचे खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती थी। मुझसे आज कोई जीवन की तमाम सुख सुविधाओं में अपनी इच्छा से कोई एक वस्तु चुनने का अवसर दे तो मैं अपने पापा को ही चुनूं। ने जाने किन हालात में होंगे बेचारे, पता नहीं है भी या। 7 वर्ष पहले अपनी विदाई पर पापा की कितनी कमी महसूस हो रही थी मुझे, ये मुझे ही पता है। लोग समझते हैं कि मैं मम्मी से बिछुड़ने के गम में रो रही हूँ, पर अपने उन आंसुओं का रहस्य किसको बताती, जो केवल पापा की याद में ही थे। मम्मी के सामने तो पापा के बारे में कुछ भी बोलने पर पाबंदियां थी। मेरी उदासी का कारण किसी की समझ में नहीं आ सकता था। काश कहीं से पापा आ जाएं और मुझे कसकर गले लगा लें, किंतु ऐसा केवल फिल्मों में होता है, वास्तविक दुनिया में नहीं। उनका भोला, मायूस और बेबस चेहरा आज भी मेरे दिमाग में जैसा का वैसा समाया हुआ था जब मैंने उन्हें आखिरी बार कोर्ट में देखा था। मैं पापा पापा चिल्लाती रह गई, मगर मेरी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, किसके पास रहना चाहती हूँ। शायद मुझे अधिकार ही नहीं था कि मैं अपनी बात कह सकूं। मम्मी मुझे जबरदस्ती वहां से कार में बिठाकर ले गई। मैं पिछले शीशे में पापा को देखती रही। वे एकदम अकेले पार्किंग के पास नीम के पेड़ का सहारा लिए मुझे बेबसी से देखते रहे थे। उनकी आंखों में लाचारी के आंसू थे। मेरे दिल का वह कोना आज भी खाली पड़ा है जहां कभी पापा की तस्वीर टंगा करती थी। न जाने क्यों मैं पथराई आंखों से आज भी उनसे मिलने की अधूरी सी उम्मीद लगाई बैठी हूँ। पापा से बिछुड़ते ही निकिता के दिल पर पड़े घाव फिर से ताज़ा हो गए। जब मैंने होश संभाला, पापा को उदास और मायूस ही पाया। जब भी वे ऑफिस से आते, मैं सारे काम छोड़कर उनसे लिपट जाती।
वे मुझे गोदी में उठाकर घुमाने ले जाते। वे अपना दुख छिपाने के लिए मुझसे बात करते जिसे मैं कभी समझ ही नहीं सकी। उनके साथ मुझे एक सुखद अनुभूति का एहसास होता था तथा मेरी मुस्कुराहट से उनकी आंखों की चमक दुगनी हो जाती। जब तक मैं उनके दिल का दर्द समझती बहुत देर हो चुकी थी। मम्मी स्वभाव से ही गर्म एवं तीखी थी। दोनों की बातें होती तो मम्मी का स्वर जरूरत से ज्यादा तेज हो जाता और पापा का धीमा होते होते शांत हो जाता। फिर दोनों अलग अलग कमरों में चले जाते। सुबह तैयार होकर मैं पापा के साथ बस स्टॉप तक जाना चाहती थी पर मम्मी मुझे घसीटते हुए ले जाती। मैं पापा को याचना भरी नजरों से देखती तो वे धीमे से हाथ हिला पाते। जबरन ओढ़ी हुई मुस्कान के साथ मैं जब भी स्कूल से आती मम्मी अपनी सहेलियों के साथ साथ और किटी पार्टी में व्यस्त होती और कभी व्यस्त न होती तो टेलीफोन पर बात करने में लगी रहती। एक बार मैं होमवर्क करते हुए कुछ पूछने के लिए मम्मी के कमरे में चली गई थी तो मुझे देखते ही मैं बरस पड़ी और दरवाजे पर दस्तक देकर आने की हिदायत दे डाली। अपने ही घर में मैं पराई होकर रह गई थी। एक दिन स्कूल से आई तो देखा मम्मी किसी अंकल से ड्राइंग रूम में बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे आते ही वे दोनों खामोश हो गए। मुझे बहुत अटपटा सा लगा। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मम्मी ने जोर से कहा, निक्की कहाँ जा रही हो? हेलो कहो अंकल को। चाचा जी हैं तुम्हारे? मैंने धीरे से हेलो कहा और अपने कमरे में चली गई। मैंने उनको इससे पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में मम्मी ने मुझे बुलाया, निक्की जल्दी से फ्रेश होकर आओ, अंकल खाने पर इंतजार कर रहे हैं। मैं टेबल पर आ गई। मुझे देखते ही मम्मी बोली, निक्की कपड़े कौन बदलेगा? मम्मा आप किचन से नहीं आई, फिर मुझे पता नहीं कि कौन से। तुम कपड़े खुद नहीं बदल सकती क्या? अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना काम खुद करना सीखो। मेरी समझ में नहीं आया कि एक दिन में मैं बड़ी कैसे हो गई हूँ। चलो अब खाना खा लो। मम्मी अंकल की प्लेट में जबरदस्ती खाना डालकर खाने का आग्रह करती और मुस्कुराकर बातें भी कर रही थी। मैं उन दोनों को भेद भरी नजरों से देखती रही तो मम्मी ने मेरी तरफ कठोर निगाहों से देखा। मैं समझ चुकी थी कि मुझे अपना खाना खुद ही परोसना पड़ेगा। मैंने अपनी प्लेट में खाना डाला और अपने कमरे में जाने लगी। हमारे घर में जब भी कोई आता था मुझे अपने कमरे में भेज दिया जाता था। मैं टीवी देखते देखते खाना खाती रहती थी। वहाँ नहीं बेटा, अंकल वहाँ आराम करेंगे। मम्मी प्लीज बस एक कार्टून। मैंने याचना भरी नजर से उन्हें देखा। कहा ने नहीं, मम्मी ने डांटते हुए कहा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। खाने के बाद अंकल उस कमरे में चले गए तथा मैं और मम्मी दूसरे कमरे में। जब मैं सोकर उठी तो मम्मी अंकल के पास चाय ले जा रही थी। अंकल का इस तरह पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगा। जाने से पहले अंकल ने मुझे ढेर सारी मेरी मनपसंद चॉकलेट दी। मेरी पसंद की चॉकलेट का अंकल को कैसे पता चला, ये एक भेद था। वक्त बीतता गया। अंकल का हमारे घर आना जाना अनवरत जारी रहा। जिस दिन भी अंकल हमारे घर आते मम्मी उनके ज्यादा करीब हो जाती और मुझसे दूर। मैं अब तक इस बात को जान चुकी थी कि मम्मी और अंकल को मेरा उनके आसपास रहना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पापा ऑफिस से जल्दी आ गए। मैं टीवी पर कार्टून देख रही थी। पापा को ऑफिस के काम से टूर पर जाना था। वे दवा बनाने वाली कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। आते ही उन्होंने पूछा, मम्मी कहाँ है? बाहर गई हैं अंकल के साथ, थोड़ी देर में आ जाएंगी। कौन अंकल? तुम्हारे मामा जी? उत्सुकतावश उन्होंने पूछा। मामा जी नहीं, चाचा जी। चाचा जी? राहुल आया है क्या? पापा ने बाथरूम में फ्रेश होते हुए पूछा। नहीं, राहुल चाचा नहीं, कोई और अंकल हैं। नाम नहीं जानती पर कभी कभी आते रहते हैं, मैंने भोलेपन से कहा। अच्छा कहकर पापा चुप हो गए और अपने कमरे में जाकर तैयारी करने लगे। मैं पापा के पास पानी लेकर आ गई। जिस दिन पापा मेरे सामने जाते मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उनके आसपास घूमती रहती थी। पापा कहाँ जा रहे हो? मैं उदास हो गई। कब तक आओगे? कोलकाता जा रहा हूँ मेरी गुड़िया, लगभग 10 दिन तो लग ही जाएंगे। मेरे लिए क्या लाओगे? मैंने पापा के गले में पीछे से बाहें डालते हुए पूछा। क्या चाहिए मेरी निक्की को? पापा ने पैकिंग छोड़कर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं क्या कहती, फिर उदास होकर कहा, आप जल्दी आ जाना पापा, रोज फोन करना। हाँ बेटा, मैं रोज फोन करूंगा, तुम उदास नहीं होना। कहते कहते मुझे गोदी में उठाकर वे ड्राइंग रूम में आ गए। तब तक मम्मी भी आ चुकी थी। आते ही उन्होंने पूछा, अरे तुम कहाँ गई थी? पापा ने सीधे सवाल पूछा। क्यों, तुमसे पूछे बिना कहीं नहीं जा सकती क्या? मम्मी ने तल्ख लहजे में कहा। तुम्हारे साथ और कौन था? निकिता बता रही थी, कोई चाचा जी आए हैं। हाँ, मनोज आया था। मेरी तरफ देखती हुई बोली, तुम जाओ यहाँ से,
कहकर मेरी बाह पकड़कर कमरे से निकाल दिया, जैसे चाचा जी के बारे में बताकर मैंने उनका कोई भेद खोल दिया हो। कौन मनोज? मैं तो उसको नहीं जानता। तुम जानोगी भी कैसे? घर पर रहो तो तुम्हें पता चले। कमाल है, पापा तुनक कर बोले। मैं ही अपने भाई को नहीं पहचानूंगा? यह मनोज पहले भी यहाँ आता था क्या? तुमने तो कभी बताया नहीं। तुम मेरे सभी दोस्तों और घर वालों को जानते हो क्या? तुम्हारे घर वाले गुड़िया के चाचा जी कैसे हो गए? शायद चाचा जी कहने से तुम्हारे संबंधों पर आंच नहीं आएगी। निकिता अब बड़ी हो रही है, लोग पूछेंगे तो बात दबी रहेगी क्या? और तब तक उनके बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया। उस दिन अंदर क्या क्या बातें होती रही ये तो पता नहीं, पर पापा कोलकाता नहीं गए। धीरे धीरे उनके संबंध बद से बदतर होते गए। वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। मुझे पापा से सहानुभूति थी। पापा को अपने व्यक्तित्व का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उस दिन के बाद वे तिरस्कार सहते सहते एकदम अंतर्मुखी हो गए। मम्मी का स्वभाव उनके प्रति और भी ज्यादा अन्यायपूर्ण हो गया। एक अनजान व्यक्ति की तरह वे घर में आते और चले जाते। अपने ही घर में वे उपेक्षित और दयनीय होकर रह गए थे। मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि पापा मम्मी के तानों से परेशान थे और इन्हीं हालात में वे जीते मरते रहे। किंतु मम्मी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका पहले की ही तरह किटी पार्टी, फोन पर घंटों बातें, सज संवर कर आना जाना बदस्तूर जारी रहा। किंतु शाम को पापा के आते ही माहौल एकदम गंभीर हो जाता। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। पापा शाम को दफ्तर से आए, चेहरे से परेशान और थोड़ा गुस्से में थे। पापा ने मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहकर मम्मी से पूछा, तुम बाहर गई थी क्या? मैं फोन करता रहा था। इतना परेशान क्यों होते हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं आज़ाद विचारों की हूँ। मुझे तुमसे पूछकर जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात का उत्तर दो। पापा का स्वर जरूरत से ज्यादा तेज था। पापा की गर्म तेवर देखकर मम्मी बोली, एक सहेली के साथ घूमने गई थी, यही है तुम्हारी सहेली? कहते हुए पापा ने एक फोटो निकाल कर दिखाया जिसमें वे मनोज अंकल के साथ उनका हाथ पकड़े घूम रही थी। मम्मी फोटो देखते ही बुरी तरह घबरा गई, पर बात बदलने में वे माहिर थी। तो तुम ऑफिस जाने के बाद मेरी जासूसी करते रहते हो? मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो मेरा एक दोस्त वहां घूम रहा था, मुझे चिढ़ाने के लिए उसने तुम्हारा फोटो खींच लिया। बस यही दिन रह गया था देखने को। साफ साफ कह देता हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? मैं क्या कर सकता हूँ ये बात तुम छोड़ो, पर तुम्हारी इन गतिविधियों और आजाद विचारों का निकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी इस पर भी सोचा है? तुम्हें यही सब करना है तो कहीं और जाकर रहो, समझी तुम? मैं क्यों जाऊं? यहाँ जो कुछ भी है मेरे घर वालों का दिया हुआ है। जाना है तो तुम जाओगे, मैं नहीं। यहाँ रहना है तो ठीक से रहो। और उसी गर्मा गर्मी में पापा ने अपना सूटकेस उठाया और बाहर जाने लगे। मैं पीछे पीछे पापा के पास भागी और धीरे से कहा, पापा। वे एक क्षण के लिए रुके, मेरे सिर पर हाथ फेरकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। भारी मन और उदास चेहरा लिए वे वहां से चले गए। मैं उन्हें टोकना चाहती थी, पर मम्मी का स्वभाव और आंखें देखकर मैं डर गई। मेरे बचपन की शौकी और नटखटपन भी उस दिन उनके साथ ही चला गया। मैं सारा समय उनके वियोग में तड़पती रही और कर भी क्या सकती थी। मेरे अपने पापा मुझसे दूर चले गए। एक दिन मैंने पापा को स्कूल की पार्किंग में इंतजार करते पाया। बस से उतरते ही मैंने उन्हें देख लिया था। मैं उनसे लिपट कर बहुत रोई और पापा से कहा कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मम्मी को पता नहीं कैसे इस बात का पता चल गया। उस दिन के बाद वही स्कूल लेने और छोड़ने जाती। बातों बातों में मुझे उन्होंने कई बार जतला दिया कि मेरी सुरक्षा को लेकर वह चिंतित रहती हैं। सच ये था कि वे नहीं चाहती थी कि पापा मुझसे मिले। मम्मी ने घर पर ही मुझे ट्यूटर लगवा दिया ताकि वे ये सिद्ध कर सकें कि पापा से बिछुड़ने का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो मम्मी ने मुझे हॉस्टल में डालने का फैसला किया। इससे पहले कि मैं बोर्डिंग स्कूल में जाती, पता चला कि पापा से मिलवाने मम्मी मुझे कोर्ट ले जा रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ क्या होने वाला है, पर इतना अवश्य था कि मैं वहाँ पापा से मिल सकती हूँ। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा एक बार पापा से ज़रूर मम्मी की जीभ भर कर शिकायत करूँगी। मुझे क्या पता था कि पापा से ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मैं पापा को ठीक से देख भी नहीं पाई कि अलग कर दी गई। मेरा छोटा सा हरा भरा संसार उजड़ गया और एक बेनाम सा दर्द कलेजे में बर्फ बनकर जम गया। मम्मी के भीतर की मानवता और नैतिकता शायद दोनों ही मर चुकी थी, इसलिए वे कानूनन उनसे अलग हो गई। धीरे धीरे
मैंने स्वयं को समझा लिया कि पापा अब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। उनकी यादें समय के साथ धुंधली तो पड़ गई पर मिटी नहीं। मैंने महसूस कर लिया कि मैंने वह वस्तु हमेशा के लिए खो दी है जो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी। रह रहकर मन में एक टीस सी उठती थी और मैं उसे भीतर ही भीतर दफन कर लेती। पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। वहीं पर मेरी मुलाकात संदीप से हुई जो जल्दी ही शादी में तब्दील हो गई। संदीप मेरे अंधे स्थल में बैठे दुख को जानते थे। उन्होंने मेरे मन पर पड़े भावों को समझने की कोशिश की तथा आश्वासन भी दिया कि जो कुछ भी उनसे बन पड़ेगा करेंगे। हम दोनों ने पापा को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया पर उनका कुछ पता न चल सका। मेरे सोचने के सारे रास्ते आगे जाकर बंद हो चुके थे। मैंने अब सब कुछ समय पर छोड़ दिया था कि शायद ऐसा कोई संयोग हो जाए कि मैं पापा को पुनः इस जन्म में देख सकूं। घड़ी ने रात के 2 बजाए। मुझे लगा अब मुझे सो जाना चाहिए मगर आंखों में नींद कहाँ। मैंने अलमारी से पापा की तस्वीर निकाली जिसमें मैं मम्मी पापा के बीच शिमला के एक पार्क में बैठी थी। मेरे पास पापा की यही एक तस्वीर थी। मैंने उनके चेहरे पर अपनी कांपती उंगलियों को फेरा और फपक कर रो पड़ी। पापा तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। देखो तुम्हारी निकी तुम्हें कितना याद करती है। एक दिन सुबह संदीप अखबार पढ़ते पढ़ते कहने लगे, जानती हो आज क्या है? मैं क्या जानूं, अखबार तो आप पढ़ते हैं। मैंने कहा, आज फादर्स डे है, पापा के लिए कोई अच्छा सा कार्ड खरीद लाना, कल भेज दूंगा। आप खुशनसीब हैं जिसके सिर पर माँ बाप दोनों का साया है। कहते कहते मैं अपनी पापा की यादों में खो गई और मायूस हो गई। पता नहीं मेरे पापा जिंदा भी हैं या नहीं। हैं, ऐसे उदास नहीं होते। कहते कहते संदीप मेरे पास आ गए और मुझे अंक में भर कर बोले, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अखबारों में भी उनका विवरण छपवा दिया। अब तक कुछ कहीं पता नहीं चला। मैं रोने लगी तो मेरे आंसू पहुंचते हुए संदीप बोले थे, अरे एक बात तो मैं तुमको बताना ही भूल गया। जानते हो आज शाम को टेलीविजन पर एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अपनों की तलाश, जिसे एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता होस्ट करेगा। मैंने पापा का सारा विवरण और कुछ फोटो वहां भेज दिए हैं। देखो शायद कुछ पता चल सके। अब उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इतने सालों में हमारी फोटो और उनके चेहरे में बहुत अंतर आ गया होगा। मैं जानती हूँ मुझ पर जिंदगी कभी मेहरबान नहीं हो सकती। कहकर मैं वहां से चली गई। मेरी आकांक्षाओं के विपरीत 2 दिन बाद ही मेरे मोबाइल पर फोन आया। फोन धर्मशाला के नजदीक तपोवन के एक आश्रम से था। कहने लगे कि हमारे बताए हुए विवरण से मिलता जुलता एक व्यक्ति उनके आश्रम में रहता है। यदि आप मिलना चाहते हैं तो जल्दी आ जाइए। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई उनसे मिलने आ रहा है तो फौरन ही वहां से चले जाएंगे। न जाने क्यों असुरक्षा की भावना उनके मन में घर कर गई है। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, सोचा तुम्हें सूचित कर दूं बेटी। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एहसान किया है मुझ पर आपने फोन करके। मैंने उसी समय संदीप को फोन किया और सारी बात बताई। वे कहने लगे कि शाम को आकर उनसे बात करूंगा, फिर वहां जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। नहीं संदीप प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हम अभी नहीं चल सकते? मैं शाम तक इंतजार नहीं कर पाऊंगी। संदीप फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है मैं आता हूँ, तब तक तुम तैयार रहना। कुछ ही देर में हम लोग धर्मशाला के लिए प्रस्थान कर गए। पूरे 6 घंटे का सफर था। गाड़ी मेरे मन की गति के हिसाब से बहुत धीरे चल रही थी। मैं रोती रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही कि वही मेरे पापा हों। देर तो बहुत हो गई थी। हम जब वहां पहुंचे तो एक हॉल नुमा कमरे में प्रार्थना और भजन चल रहे थे। मैं पीछे जाकर बैठ गई। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और उस व्यक्ति को तलाश करने लगी जो मेरे वजूद का निर्माता था, जिसका मैं अंश थी, जिसके कोमल स्पर्श और उदास आंखों की सदा मुझे तलाश रहती थी और जिसको हमेशा मैंने घुटन भरी जिंदगी जीते देखा था। मैं एक एक चेहरा देखती रही पर वे चेहरा कहीं नहीं मिला जो अपना सा हो। तभी लाठी के सहारे चलता एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने ध्यान से देखा, वही चेहरा, निस्तेज आंखें, बिखरे हुए बाल, न आकृति बदली न प्रकृति, वजन भी घट गया था। मुझे किसी से पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यही थे मेरे पापा। गुजरे कई बरसों की छाप उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मैंने संदीप को इशारा किया। आज पहली बार मेरी आंखों में चमक देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।
भजन समाप्त होते ही हम दोनों ने उन्हें सहारा देकर उठाया और सामने कुर्सी पर बैठा दिया। मैं कैसे बताऊं, उस समय मेरे होठों के शब्द मूक हो गए। मैंने उनके चेहरे और सुनी आंखों में इस उम्मीद से झांका कि शायद वे मुझे पहचान ले। मैंने धीरे धीरे उनके हाथ अपने कांपते हाथों में लिए और फपक कर रो पड़ी। पापा, मैं हूँ आपकी निक्की, मुझे पहचानो पापा। कहते कहते मैंने उनकी गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी, जैसे बचपन में किया करती थी। प्रार्थना कक्ष के सभी व्यक्ति एकदम संज्ञा शून्य होकर रह गए। वे सब हमारे पास जमा हो गए। पापा ने धीरे से सिर उठाया और मुझे देखने लगे। उनकी सूनी आंखों में जल भरने लगा और गालों पर बहने लगा। मैंने अपनी साड़ी के कोने से उनके आंसू पोंछे। पापा, मुझे पहचानो, कुछ तो बोलो। तरस गई हूँ आपकी जबान से अपना नाम सुनने के लिए। कितनी मुश्किलों से मैंने आपको ढूंढा है। ये बोल नहीं सकते बेटी, आंखों से भी अब धुंधला नजर आता है। पता नहीं तुम्हें पहचान भी पा रहे हैं या नहीं। वहीं पास खड़े एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, क्या? मैं एकदम घबरा गई। अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहे? मैं दहाड़ मारकर रो पड़ी। पापा ने अपना हाथ अचानक धीरे धीरे मेरे सिर पर रखा, जैसे कह रहे हो, मैं पहचानता हूँ तुमको बेटी, मेरी निक्की। बस पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा था। अपार स्नेह से देखा मैंने उनकी आंखों में। मैं कसकर उनसे लिपट गई और बोली, अब घर चलो पापा, अपने से अलग नहीं होने दूंगी। 15 साल आपके बिना बिताए हैं और अब आपको 15 साल मेरे लिए जीना होगा। मुझसे जैसा बन पड़ेगा मैं करूंगी। चलेंगे ना पापा, मेरी खुशी के लिए, अपनी नेकी की खुशी के लिए। पापा अपनी सुनी आंखों से मुझे एक टक देखते रहे। पापा ने धीरे से सिर हिलाया। संदीप को अपने पास खींचकर बड़ी कातर निगाहों से देखते रहे, जैसे धन्यवाद दे रहे हों। उन्होंने फिर मेरे चेहरे को छुआ। मुझे लगा जैसे मेरा सारा वजूद सिमट कर उनकी हथेली में सिमट गया हो। उनकी समस्त वेदना आंखों से बह निकली। उनकी अति भावुकता ने मुझे और भी कमजोर बना दिया। आप लाचार नहीं है पापा, मैं हूँ आपके साथ। आपकी माला का ही तो मन का हूँ। मुझे एकाएक न जाने क्या हुआ, मैं उनसे चिपक गई और आंखें बंद करते ही मुझे एक पुराना भूला बिसरा गीत याद आने लगा। 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। आपके निक्की की माँ, जिन्होंने अपनी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ कर अपने पति का ऐसा हाल कर दिया, उसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। चिल्ड्रन, बाय बाय।